Hello, hi, good evening, everyone. So, I'm taking this last topic of respiration in plant today, which is very important to know, and also I will tell you some small tricks to remember their part in only one shot. So, let's have a look. देखो हम लोग इसमें जो एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब पहले समझो क्या होता है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है कि एक ऐसा पाथवे जिसमें हम लोग दो प्रोसेस पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। वो कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगी और ये होता क्या है वो भी मैं बताऊंगी। देखो सबसे पहले ये देखो, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो ऐसा बोला जाता है ना कि मेटाबॉलिज्म एक वर्ड हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना हमारे बॉडी में, वो दो तरीके का होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है इसमें एनाबॉलिज्म। तो अब ये देखो कैटा मतलब क्या होता है। कैटा मतलब देखो लाइक काटना, तो काटना मतलब क्या, ब्रेक करना, तोड़ना। तो कैटा का मतलब भी वही होता है, ब्रेक डाउन। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स सबस्टांस तुम्हें दिया हुआ है तो उसको वो काट के छोटे छोटे टुकड़े में करके सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा। वेयर एज सेम इन एनाबॉलिज्म इट इज़ टोटली डिफरेंट। एनाबॉलिज्म में होता है किसी चीज़ का सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंपल से कुछ तुम जो कॉम्प्लेक्स बनाते हो, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ तोड़ना। अब हम लोग छोटे छोटे चीज़ को तोड़ के क्या करेंगे, जो पहले से छोटे, हमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ना है और उसको छोटे छोटे में बांटना है। और एनाबॉलिज्म इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सबस्टेंस होते हैं, उसको मिला के उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इसका एग्जाम्पल देखो। देखो जो कैटाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है प्रोटीन, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो जो चीज़ किसी चीज़ से बना है तो उसको तोड़ोगे तो वही चीज़ मिलेगा ना हम लोग को। जैसे हम लोग कोई चीज़ ऐसा बनाते हैं तो अगर हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो जो चीज़ डाल के उसको बनाए हैं हमें वही सब चीज़ मिलता है ना। तो प्रोटीन बना हुआ किससे, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो अगर हम लोग ये इस कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपलर में तोड़ना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड, ठीक है। क्योंकि ये अमाइनो एसिड से ही बना हुआ है प्रोटीन, तो इसको तोड़ने पे भी हमें अमाइनो एसिड मिलेगा। और अमाइनो एसिड क्या होता है, सिंपलर सबस्टांस, ठीक है। अब हम लोग एनाबॉलिज्म की बात करते हैं। एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्योंकि डीएनए किसी चीज़ से बना है, तो डीएनए किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से, मतलब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड उससे बना है डीएनए। यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है वो है सिंपल, सिंपल, और ये है कॉम्प्लेक्स, और ये है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो है सिंपल, और कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो ये तो समझ गया। एम्फीबॉलिक क्या है, एम्फीबॉलिक मतलब दोनों पाथवे, उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इंक्लूड होते हैं। उसमें मैंने बता दिया कि मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट होता है, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलके मेटाबॉलिज्म बनता है। मतलब जो हमारे बॉडी में बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें जहाँ दोनों प्रोसेस इंक्लूड होता है, मतलब वहाँ पर बनता भी है और टूटता भी है। ये कैसे होता है प्रोसेस, ये हम लोग रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, और इसका प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, इसमें मैं तुम्हें 2-3 ट्रिक्स भी बताऊंगी, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। क्योंकि उसमें जैसे फैटी एसिड कैसे डायरेक्ट पाथवे में जाता है, ग्लाइसरॉल कैसे जाता है, प्रोटीन्स कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये सब मैं इसमें छोटे छोटे बताऊँगी। पहले एकदम अच्छे से समझ जाओ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है, उसके एग्जाम्पल समझ जाओ। कि जैसे प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है तो वो अमाइनो एसिड में चेंज होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अमाइनो एसिड सिंपल सबस्टांस होता है। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो सिंपल होता है और वो जोड़ जोड़ के उससे डीएनए बनता है, और डीएनए एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है। तो ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हुआ, एंड दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि मतलब ये एम्फीबॉलिक पाथवे कैसे होता है, तो उसको धीरे से समझो। देखो हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो याद ही है,
उसमें क्या होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, उससे एक बनता है PgAl, और वो किस में टूटते हैं, DHAP। ये तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना इसे प्रीवियस में। देखो यहाँ पे बना ना PgAl 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या है DHAP, ये क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्ट, अब बोलोगे यहाँ पर जो और सब सबस्टांस बना था लाइक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, उसके बारे में क्यों नहीं बताया, हम लोग डायरेक्ट फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड क्यों कहे? क्योंकि देखो हमारे बॉडी में 3 चीज़ मेन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो वो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में कौन से पाथवे में इंटर करता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का एक तो हमें ATP चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए होता है, एक सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, बल्कि बस उसमें ग्लूकोज ही इंक्लूड नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से स्टार्ट ज़रूर होता है, लेकिन वो बीच वाला जो पाथवे होता है ना, उसमें फैटी एसिड भी इंटर कर सकता है, ग्लूकोज भी, फैटी एसिड भी इंटर कर सकता है, ग्लाइसरॉल भी इंटर कर सकता है, प्रोटीन भी इंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, और ये जो एंट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो PgAl ही है, 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड या फिर DHAP, क्योंकि ये तो इंटरचेंज होता है ना, क्योंकि ये इसको हम लोग कंट्रोलिंग पॉइंट बताते हैं ना, कि ये डिसाइड करता है कि ये 3-PgAl कितना अमाउंट DHAP में कन्वर्ट होगा और कितना अमाउंट BPGA में कन्वर्ट होगा, ये इसको कंट्रोलिंग पॉइंट बताया गया था। तो हमारा जो ग्लाइसरॉल है, फैटी एसिड है, वो यहीं से स्टार्ट होता है चलना, इससे ऊपर वाले पाथवे से उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ग्लूकोज से PgAl में ही वो पाथवे लाया, समझे। इससे होता क्या है PgAl से, PgAl का तो फुल फॉर्म पता ही है ना, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, और DHAP का भी डाइहाइड्रोक्सी एसिडोफॉस्फेट, ठीक है। इसमें देखो पायरूवेट में टूटा, और फिर ये पायरूवेट क्या होता है, ये पायरूवेट किस में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, और ये मतलब यहाँ पर अंदर में जाता है, और फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्रेब साइकिल में चला जाता है, ठीक है। हम लोग को समझ आ गया कहाँ कहाँ, एक PgAl से मतलब है, एक पायरूवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, क्रेब साइकिल, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीन सबस्टांस होता है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का तो पाथवे स्टार्टिंग से ही रहता है, ग्लूकोज से अपना जो भी है वो अपना एनर्जी देने का काम करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन और एक फैटी एसिड बचा होता है, ठीक है। इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं कार्बन का ग्लाइकोलाइसिस में, क्यों, क्योंकि देखो ग्लूकोज में क्या होता है, ये 6 कार्बन होता है, यहाँ जाते जाते ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो हमें इस 3 कार्बन से तो काम नहीं रहता है, यही 3 कार्बन ना आगे प्रोसीड होता है। फिर पायरूवेट में जब जाता है तो वहाँ भी क्या होता है, 3 कार्बन हो जाता है, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल होता है, लेकिन कार्बन 3 है। उसके बाद जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम A में जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 2 ही कार्बन बचता है एसिटाइल कोएंजाइम के पास। उसके बाद जैसे ही क्रेब साइकिल में जाता है, वो CO2 के फॉर्म में क्या होता है, उड़ जाता है। मतलब जो हमारे पास 6 कार्बन हुआ, वो हम लोग नीचे जाते जाते कार्बन डाइऑक्साइड में उड़ा दिए, कोई कार्बन नहीं बचा। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में चले गए, मतलब कार्बन हमारे पास 6 था, फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड में उड़ा दिए, तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट हुआ। तो ये कौन सा प्रोसेस अभी मैंने बताया, जब कॉम्प्लेक्स को, जब ज़्यादा अमाउंट को कम में चेंज कर दो तो उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने का मतलब कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ तो देख लिए कि ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो गया, क्योंकि ग्लूकोज लास्टली जाके क्रेब साइकिल में अपना कार्बन जो उसके पास था वो उड़ा दिया। अब इसमें 2 चीज़ और रहता है, एक लिपिड होता है और एक प्रोटीन होता है। तो लिपिड जो है वो 2 चीज़ में टूटता है, एक है फैटी एसिड और एक है ग्लाइसरॉल। इसमें यहाँ भी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ है, क्योंकि लिपिड क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और ये 2 सिंपलर फॉर्म में टूटा ग्लाइसरॉल। अब बोलोगे कि ये जो ग्लाइसरॉल है ये भी तो कहीं इंटर करता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख दो, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अब बोलोगे यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखने का क्या ज़रूरत है, तो देखो इसमें मैं इसलिए लिख दी ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पर लिपिड क्या हो रहा है, ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो बोलोगे ये ग्लाइकोलाइसिस के कौन से पाथवे में इंटर करता है,
ताकि वो आगे और टूटे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ पर भी जो ग्लूकोज टूट रहा है वो लास्टली तो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो जो लिपिड होता है ना वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो लिपिड है वो क्या होता है, ये जो ग्लाइसरॉल है ना, ये क्या होगा, ये इसी में एंटर करता है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरॉल ग्लाइसरल्डिहाइड। तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ये कहाँ एंटर करता है, ग्लाइसरॉल जो होता है वो ग्लाइसरल्डिहाइड में एंटर करता है। ग्लाइसरॉल ग्लाइसरल्डिहाइड दोनों सेम सेम लग रहा है ना, तो वो अपने उसी पाथवे में एंटर करता है। ये पूछा जाता है कि जो ग्लाइसरॉल होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की कौन से पाथवे में एंटर करेगा, तो द आंसर इज PGL, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। उसके बाद है तुम्हारा फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में देखो एसिड का ए है और यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम का ए है, तो ये फैटी एसिड क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर करता है। ठीक है, तो कन हो गया लिपिड का दो पार्ट, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड। अभी यहाँ सारा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, ये वहाँ जाएगा। अब अभी बोलोगे कि अभी तो आप कैटाबॉलिज्म पर आ रहे हो, एनाबॉलिज्म कहाँ गया, तो पढ़ाऊँगी, थोड़ा धैर्य रखो। तो ग्लाइसरॉल जो है वो कहाँ, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में एंटर करता है, और फैटी एसिड में ए है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, बचा कौन सा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, अभी मैंने बताया था प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो टूटता किसमें है, अमाइनो एसिड में। अब एक चीज़ देखो, अमाइनो एसिड का सबको फॉर्मूला आता होगा, उसका जो एक फॉर्मूला है बेसिक, NH2 कार्बन, यहाँ COOH, इधर रहता है तुम्हारा H ग्रुप, सॉरी इधर H इधर R। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये R है यहाँ पर जो भी लगाओगे, R को रिप्लेस करके जो भी ग्रुप लगाओगे, अगर हाइड्रोजन लगाते हो तो ग्लाइसिन, CH3 लगाते हो तो सेरीन, जो भी होता है अलग अलग, R को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, R को हटा के उसकी जगह कोई भी ग्रुप लगाओगे तो वो अमाइनो एसिड का नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, डीएमिनेशन प्रोसेस होता है। डीएमिनेशन मतलब अमाइन ग्रुप को हटाना, डीएमिनेशन, डी का मतलब हटाना, मतलब उसको हटाने के लिए डी का यूज़ करते हैं। एमिनेशन मतलब अमाइन ग्रुप को हटाए, तो यहाँ पर हम लोग अमाइन ग्रुप कहाँ कौन सा है, NH2, यहाँ पर डीएमिनेशन प्रोसेस कराएं। ठीक है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ कहाँ इंटर करता है, ये सब जगह इंटर करता है। स्टार्टिंग है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग कहाँ होता है, पायरुवेट से, तो ये पायरुवेट में भी जा सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम में भी जा सकता है, और क्रेब साइकिल में भी एंटर कर सकता है। तो हम लोग तीनों का कैटाबॉलिज्म पढ़ लिए, ग्लाइकोलाइसिस का, यहाँ 6 कार्बन होता है, लास्टली जाके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके एनर्जी दे देता है और अपना पूरा ही टूट जाता है। लिपिड भी यहाँ पर दो जगह टूटा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल कहाँ गया, ग्लिसरॉल ग्लिसरल अल्डिहाइड, फैटी एसिड का ए गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और अमाइनो एसिड तो पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, क्रेब साइकिल सब में एंटर कर सकता है, जहाँ उसको मौका मिलेगा वहाँ घुस जाता है। ये हो गया तुम्हारा पूरा ही कैटाबॉलिज्म। अब बोलोगे मैंने तो एम्फी पढ़ाया, मतलब उसमें एना और कैटा दोनों होता है, तो अभी तो मैं कैटाबॉलिज्म बताई हूँ, अभी शांति रखो, अभी मैं एनाबॉलिज्म भी बताऊँगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक जगह एक चीज़ पढ़े, प्रोटीन 2 तरीके का होता है। मतलब प्रोटीन नहीं, प्रोटीन से क्या बनता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड 2 तरीके का होता है, एक नॉन इसेंशियल और एक होता है इसेंशियल। ये भी 10 के लगभग और ये भी 10 के लगभग। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा पढ़े कि जो नॉन इसेंशियल होता है वो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। तो कहाँ से बनता है ना, तो इतना पहले समझ जाओ कि प्रोटीन क्या होता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल 2 तरीके होता है। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले सुनो, हम लोग जो भी खाते हैं, ग्लूकोज टूटना बहुत अच्छी बात है, कि मतलब ग्लूकोज टूटता ही है, हमारे बॉडी में जाएगा, वो इसका प्रोसेस ही है ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि ऐसा बोलता है कि ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारे पास खाना, हम लोग के पास एनर्जी नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। लीवर में जाके ना वहाँ पर एनर्जी वहाँ पर रहता है स्टोर। तो जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो वहाँ से वो टूटता है, ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी जैसे उसके बाद क्या होता है, ऐसा हो गया कि वहाँ से भी ख़त्म हो गया तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो यही जो फैट है ना हमारे बॉडी में, देखोगे बहुत लोग बहुत मोटा होता है या फिर चर्बी बहुत ज़्यादा रहता है, तो अच्छा है वहाँ फैट टूटना और उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा फास्ट में है, नहीं मिल पा रहा है, ग्लूकोज ख़त्म हो गया, लीवर से ख़त्म हो गया, अब लीवर हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो ये फ़ैट ही हम लोग को टूटता है और हमें एनर्जी देता है। वही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है और ये ग्लाइकोलाइसिस के ये पाथवे में एंटर करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ भी कैटाबॉलिज्म हुआ। अब जैसे बहुत ज़्यादा जैसे होता है लोग भूख हड़ताल पे चले गए, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अब लिपिड वाला भी ख़त्म हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से मतलब ग्लूकोज वाला भी ख़त्म हो गया, बचा प्रोटीन। प्रोटीन का टूटना बहुत ही ख़राब होता है। प्रोटीन का टूट के हमें एनर्जी मिलना ये बहुत गलत बात है। ये हम इसका मतलब होता है कि वो हमारे शरीर को ही ख़राब कर रहा है। प्रोटीन का टूट गया क्योंकि प्रोटीन तो हमारा बेसिक थिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए। अब फैट, अब देखो कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग खाते ही हैं तो वो टूट के एनर्जी देना अच्छी बात है। उसके बाद लिपिड भी टूटना अच्छी बात है क्योंकि लोग कोई ज़्यादा मोटा होना या मोटापा नहीं चाहता है तो उसका चर्बी टूट के हमें एनर्जी मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन प्रोटीन नहीं टूट के हमारे होना खाना, मतलब प्रोटीन टूट के हमें एनर्जी देना, इट्स नॉट अ गुड साइन। इसलिए इंसान को मतलब ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए। मतलब ऐसा फास्टिंग हो गया कि अब 2 3 4 5 साल तक 4 5 दिन तक खा ही नहीं रहे तो उस टाइम प्रोटीन हमारा टूटने लग जाता है, जो अच्छी बात नहीं है हमारे बॉडी के लिए। तो वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है तो उसी में क्या होता है कि जो हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो हमें मतलब समझ गए कि कैसे कैसे कब कब हमें मतलब वो कैटाबॉलिज्म होता है और कब कब हमें मतलब प्रोटीन टूटता है, कब ग्लूकोज टूटता है, कब लिपिड टूटता है। तो इसका तो सीक्वेंस मैंने जो बताया उसका शायद सीक्वेंस भी पता चल गया होगा कैसे। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है, उसके बाद टूटता है लिपिड वाला, एंड सबसे लास्ट में प्रोटीन टूटता है। ये सीक्वेंस भी अच्छा है। प्रोटीन सबसे लास्ट में टूटता है, पहले ग्लूकोज टूटेगा फिर लिपिड और देन प्रोटीन। ठीक है। अब बोलते हैं ना बहुत लोग कि नॉन एसेंशियल हमारे बॉडी में बनता है, तो ठीक है, तो यहीं पर बनता है हमारा नॉन एसेंशियल पार्ट। अब देखो मैंने नॉन एसेंशियल और एसेंशियल प्रोटीन तो बता दिया। अब जो बोलोगे कि मतलब क्योंकि ऐसा बताया जाता है ना कि नॉन एसेंशियल वो हमारे बॉडी में बनता है और इसेंशियल हमें खाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बनता कैसे है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस में जैसे ग्लूकोज यूज़ होता है तो उसका सारा ग्लूकोज चला जाता है हमारे एटीपी देने में, ऐसा नहीं होता है। यहीं पर पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल। हाँ तो क्या बता रहे थे कि ग्लूकोज जो होता है, जो सारे ग्लूकोज हैं वो ऐसा नहीं होता है कि सारे एटीपी में यूज़ होता है, बल्कि क्या होता है वो पायरूवेट में भी यूज़ हो जो ग्लूकोज जो है ना, ऐसा भी होता है कि जब हमें ऐसा ज़रूरत पड़ता है हमारे बॉडी को कि हमारे पास प्रोटीन की कमी हो गई है, तो हमें तो प्रोटीन, हम लोग नॉन एसेंशियल प्रोटीन तो खुद से बना सकती है हमारी बॉडी। तो उस टाइम क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो जब पायरूवेट स्टेज में जाता है तब या तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो जब एसिटाइल के स्टेज में जाएगा तब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो क्रेब साइकिल में जाएगा तब वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एज पर द नीड, जब भी उसको ज़रूरत होगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जिस भी पाथवे में वो गया, जैसे ग्लूकोज टूटते टूटते एसिटाइल कोएंजाइम ए में चला गया, तब हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी तो वो एसिटाइल कोएंजाइम को छोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, नोट माई पॉइंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी ग्लूकोज है वो सारा मतलब ईटीएस में भी, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही जाता है और हमें एनर्जी देने का काम करता है। बल्कि 3 ऐसा स्टेज आता है जिसमें पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम या क्रेब साइकिल, वहाँ से वो अपना पाथवे छोड़ के अमाइनो एसिड बना सकता है। ठीक है। और उसी तरीके से जब हमें लिपिड की, जब हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है, तो फ़ैट का जब ज़रूरत होता है तब उस टाइम एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो वाला पाथवे छोड़ के फैटी एसिड बना सकता है। और जब हमें ग्लाइसरॉल की ज़रूरत होती है तो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के पाथवे को छोड़ उसके बाद प्रोसीड ना करके वो ग्लाइसरॉल बना देता है। तो जब यहाँ क्या हुआ, ये टूटते टूटते सिंपल में जा रहा है और यहाँ सिंपल से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ जब हमें एनर्जी की ज़रूरत थी
तो ग्लाइसरॉल इसमें जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। और जब हमारे पास इनफ है और हमारे पास अब हमें एनर्जी की नहीं, हमें फैटी एसिड की ज़रूरत है, या हमें एनर्जी की नहीं, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, तो पाथवे क्या हो जाए, रिवर्स हो रहा है। और रिवर्स का मतलब क्या हुआ, पहले कैटाबॉलिज्म हो रहा था तो अब एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये वाला पाथवे हमारा कैटाबॉलिज्म शो करता है, और जब हमें फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला पाथवे हमारा एनाबॉलिज्म शो करता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एज पर आवर नीड होता है, इसलिए हम लोग इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। होप तुम लोग को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका एक तुम्हें क्वेश्चन समझाती हूँ। देखो, जो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये रिस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगा। सोचो कितना छोटा टॉपिक है, मतलब इसको कितना, ये तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, मुश्किल से 1 से सवा 1 घंटे में ये टॉपिक ख़त्म, अगर तुम लोग अच्छे से इसको ध्यान देके समझोगे तो। देखो, रिस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। RQ रिस्पिरेटरी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला डिवाइडेड बाय जितना हम लोग ऑक्सीजन यूज़ किए। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग C6H12O6 ग्लूकोज लिए, उसमें हम लोग ऑक्सीजन दिए, उससे हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो वाटर भी 6 होता है, इस भी 6, ये भी 6। तो हमारा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज़ हुआ, 6, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 6, तो 1। मतलब हमारा 100% RQ होता है। मतलब क्या होता है ये, हमें मतलब हम लोग जितना दिए उतना अमाउंट में, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ उतना ही ऑक्सीजन यूज़ हुआ, तो RQ का वैल्यू हमारा 1 होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी RQ का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है 1 से कम होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ की वैल्यू कितनी होती है, अभी हम लोग ने देख लिया 1, ये कार्बोहाइड्रेट है ना। प्रोटीन के केस में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स याद ही कर लो, वो 0.9 होता है, और फैट्स में जो होता है वो 0.7। ये फैट्स में आता है ट्राइपालमिटीन, ये एक फैटी एसिड है जिसका RQ वैल्यू 0.7 होता है। इसका इक्वेशन देखो, ट्राइपालमिटीन जो फैटी एसिड है उसमें हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। इसमें क्या होता है, अबाउट 102 कार्बन डाइऑक्साइड और 145 ऑक्सीजन का यूज़ पड़ता है। ठीक है, तो हमारा RQ का कैसे निकालते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है कितना है 102 और ऑक्सीजन कितना है 145, वो कितना होता है, इट्स अबाउट 0.7। तो समझ गए, फैट्स का मतलब पालमिटीन का 0.7, प्रोटीन का 0.9 और कार्बोहाइड्रेट का 1। ठीक है, कुछ और भी होते हैं जिसका 1 से ज़्यादा होता है, उसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे मैलिक एसिड जो होता है उसकी वैल्यू 1.33 होती है, जो क्या है 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, RQ का मतलब रिस्पिरेशन क्वेश्चन का बस इतना ही मतलब होता है कि कितना हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम किए, और उतना कितना कंज्यूम किए मतलब कितना हम लोग को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, और उसमें हम लोग उसके वजह से कितना मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करना पड़ा, वो हमें पता चलता है। जैसे जिसका 1 हो गया तो इसका मतलब जितना हम लोग ऑक्सीजन में यूज़ किए उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ किए। 1 से कम का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकला, ऑक्सीजन कम देना पड़ा। 1 से अगर कम है, क्योंकि क्या होता है जब न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो अगर ज़्यादा होता है और नीचे वाला कम होता है तो क्या होता है 1 से बड़ा होगा। तो इसमें क्या है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 1 से बड़ा है। देखो इसमें क्या है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो 1 से कम वैल्यू हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 1.33 है मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकला है, ऑक्सीजन कम हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे हो रहा है। देखो
इसमें ये इसका वैल्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें ज़्यादा मिला होगा और ऑक्सीजन हमें कम देना पड़ा होगा, मतलब कम ऑक्सीजन देके हम लोग ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। और इसमें क्या है कि ग्लूकोज में क्या है, हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला उतना ही हम लोग ऑक्सीजन भी दिए थे। और फिर प्रोटीन में क्या हो रहा है कि वही सेम कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रहा है लेकिन हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हैं। सेम इन केस ऑफ ट्राईपाल्मिटीन में भी वैसा ही हो रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा देना पड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रहा है। तो RQ का मतलब वही होता है रेशियो, वॉल्यूम कितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितना हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम किए। बस इतना ही है, दैट्स ऑल। और ये वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया, मैंने इसके हर पोर्शन को कवर किया, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लास्टली ये था एम्फीबॉलिक पाथवे जिसमें RQ भी पढ़ाना था। तो ये मैंने पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिया। एक बार इसको अगर अच्छे से करना है तो उसको एक बार पूरा इस वीडियो को देखना, उसके बाद NCERT पढ़ना, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आई बेट ना। तो दैट्स ऑल। अब मैं जो नेक्स्ट पढ़ाऊँगी वो फिज़िक्स रहेगा। सो थैंक यू सो मच, होप you will love this video and please like, share and subscribe. Thank you.